नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। आज टेक्नोलॉजी विश्व में व्याप्त है। वो पत्थर युग, फिर तीर कामठा, फिर तलवार, फिर तोप, बंदूक और एटॉमिक एनर्जी, अणुबम से आगे निकलकर एक वक्त था दुनिया में, भारत के जब आज़ादी मिली 562 राजा थे, आधा थे ज़्यादा तो गुजरात में थे। हर एक की करेंसी अलग, हर एक लड़ते झगड़ते मार पीट करते। ये दुनिया का इतिहास है। चाइना हो या ब्रिटेन, ब्रिटेन एक वक्त था पूरे विश्व में, उसका दबदबा था, सब लाल हो जाएगा, और रणजीत सिंह ने कहा था। और आज वो ब्रिटेन कहाँ है? स्पेन, पोर्टुगीज, डच, वलंदाज, हण, रूप, शक, फ्रेंच, कितने कितने दुनिया में, वो दीव दमन गोवा, पोर्टुगीज अंत में गए भारत से। इस बीच जो जीता वो सिकंदर, हिटलर, लड़ते 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 रशिया तक पहुंच गया, बिना लड़े उसकी हार हो गई। तो हर चीज में मैंने आज आपको एक देवल शास्त्री मैं देखा नहीं है, मिला, लेकिन वीडियो से हम बात करते हैं। इतने अच्छे आर्टिकल्स हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत लिखते हैं, बहुत लिखते हैं। मैं तो लेखक नहीं हूँ, मैं तो साइंस का टीचर हूँ। लेकिन जब ये सोशल मीडिया का मैंने अभ्यास किया, मैंने सोचा चलो मेरी ज़िंदगी का जो तजुर्बा है आप तक पहुँचाऊँ। तो ये बंदे ने बहुत सारी चीज़ लिखते हैं अलग अलग, लेकिन आज मुझे एक आर्टिकल उसके मिला, आर्ट ऑफ वॉर, ईरान हो या कॉरपोरेट दुनिया, वो दो चीज़ उसने बनाई है। आई सैल्यूट टू हिम कि बंदा कुछ लिख सकता है। जिस तरह देश, दुनिया और सामाजिक कॉरपोरेट जगत में तेजी से बदलाव हो रहे हैं, उसे देखते हुए एक पुस्तक का नियमित अध्ययन होना चाहिए। 2500 साल पहले लिखी सुन तो दो कि आर्ट ऑफ वॉर, 2500 साल पहले लिखी गई वॉर के बारे में बुक, उसके बारे में कहते हैं। पुस्तक के पहले ही अध्याय में सुन जो युद्ध में किस तरह की योजना होनी चाहिए, वह जैसे चाणक्य बताता था, तो वो चाहिए यह बताते हैं और कहते हैं कि युद्ध जीतने के लिए 5 मुख्य तत्वों का विश्लेषण आवश्यकता है। नैतिकता, मॉरल लॉ, स्वर्ग हेवन, अर्थव्यवस्था, कमांडर, और तरीके व अनुशासन, मेथड एंड डिसिप्लिन। पूरी किताब का पहला नियम ही नैतिकता से शुरू होता है। नेता सार्वजनिक जीवन में इतना नीतिमान होना चाहिए कि जनता उस पर भरोसा करे। आज भारत में तो हो ही नहीं सकता। लोग चुनते हैं एमपी एमएलए और सत्ता वाले उसको खरीद लेते हैं 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 50 करोड़ का। कितनी सरकारें 2014 के बाद गिरा दी जो नैतिकता के मूल्य पर सत्ता में आए हैं। उसने नैतिकता का अधपतन कर दिया है। आज चलो जाने दो, छोड़ो, क्योंकि अंधभक्तों को अच्छा नहीं लगेगी मेरी बात। तो नेता सार्वजनिक जीवन में इतना नीतिमान होना चाहिए कि जितना उस पर भरोसा करे। सरदार पटेल की एक हुक्म पर रजवाड़ों ने राज्य छोड़ दिए, 562 राजाओं ने इतनी नैतिकता बता दी। एक ही इंसान, सरदार पटेल दूसरा था, नेहरू तीसरा था, गांधी। इन पर पूरा भारत ने विश्वास किया, लोगों ने विश्वास किया, अंग्रेजों ने विश्वास किया। क्या वह नैतिकता नहीं थी, या फिर धीरूभाई पर भरोसा करने वाले शेयर होल्डर, जो आज धीरूभाई अंबानी के बच्चे क्या कर रहे हैं, छोड़िए, जाने दें।
यह अपनी मेरी नौकरी, धंधा और परिवार के लोग जो नेता की नेतृत्व क्षमता पर भरोसा करते हैं, जीत हमेशा भरोसे की ही होगी। अगर आपके साथियों का भरोसा नहीं होगा तो वह युद्ध जीत पाना मुश्किल है। ट्रंप की पहली हार नैतिकता के कारण हो, उसके साथी देशों ने ही उसे छोड़ना शुरू कर दिया। स्वर्ग यानी अ, ऐसी परिस्थितियां जो अपने हाथ में नहीं होती हैं, चाहे तूफान हो या दुनिया के बाजारों में उठक पाठक हो। इन परिस्थितियों का हिसाब रखना और उनसे फायदा उठाने की रणनीति बनाना जरूरी है। सामग्री मटेरियल सप्लाई करते समय हम कहते हैं कि क्या हुआ, बहुत बारिश हुई तो हमारी यह हमारी गलती है। अचानक अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, ईरान में युद्ध हो गया, तो पूरी दुनिया को पता था कि युद्ध होने वाला है। कॉरपोरेट दुनिया में भूल की माफ़ी के लिए एक ही नियम है, बाहर निकल जाओ। इसलिए ही सन तzu कहते हैं कि हर युद्ध लड़ाई से पहले ही जीता या हारा जा चुका होता है। तीसरा कारक कारक है धरती। आपके पास संसाधन कितने हैं, मार्केट में कितने की आपकी क्षमता कितनी है। फिर से कहूँ तो आपकी धरती मतलब कॉरपोरेट दुनिया बहुत क्रूर है। उसके ऊपर कदम रखने से पहले सोचें। सिर्फ सोशल मीडिया या अधूरी जानकारी के आधार पर माहौल तय मत कीजिए। और चौथी बात कमांडर की है। कमांडर वह कारक है जो नेता की क्षमता से जुड़ा होता है। सन तzu कहते हैं कि नेता में 5 गुण होने चाहिए: बुद्धि, विश्वसनीयता, मानवता, जोखिम उठाने का साहस और अंत में अनुशासन। क्या आपके पास यह सब हैं? अगर आपके पास यह सब है तो बचे रहने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाएंगे, यह अंतिम गुणवत्ता की बात है। पहले ही अध्याय में शानदार बात कही गई है कि अगर आप आक्रामक हैं तो लड़ाई को जितना हो सके तेजी से जीतने की कोशिश करें। और पहला बार वो मुहावरा है, अगर आप पहला बार कर देते हैं तो सामने वाला बहुचक्का हो जाएगा। और अगर आप रक्षात्मक हैं तो सामने को थका देने के लिए लड़ाई खींचे, जो रशिया ने किया हिटलर के सामने। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान युद्ध खींच रहा है। युद्ध लंबा खींचो तो भी प्रतिद्वंदी खुद ब खुद भाग जाएगा या कमज़ोर पड़ जाएगा। इंदिरा गांधी और मानेकशॉ की रणनीति यही थी, जितनी जल्दी हो सके लड़ाई खत्म कर देना। कॉरपोरेट दुनिया में तेजी से मार्केट पर कब्जा करना चाहिए। धीरे धीरे ताकत बढ़ाओगे तो 10 प्रतिद्वंदी पैदा हो जाएंगे। और सुन तzu कहते हैं, दुश्मन के देश को अखंड रूप में जितना श्रेष्ठ है उसे तोड़ना नहीं। और हाँ, बिना लड़ाई के दुश्मन को भ्रम में डालकर जीतना सीखना सबसे बड़ी कला है। प्रतिद्वंदी के सप्लाई जैसे बाजार पर कब्जा जमाओ। कुल मिलाकर जीत को अपना मुख्य लक्ष्य बनाओ, थकाने वाले अभियानों को नहीं। इसलिए कहा जाता है कि दुनिया की सारी युद्ध कला छल पर आधारित है। जो आप जानते हैं, महाभारत का युद्ध हो, उसमें कृष्ण ने क्या किया था, यही तो वो महाभारत के कृष्ण को आप पूजा करते हो। वो रामायण के राम को आप पूजा करते हो, रावण को पूजा करते हो दक्षिण में। यही तो ये पूरा महाभारत और रामायण छल कपट से भरी ये राजनीति पर लिखा हुआ है, जो आज भारत में उनसे खतरनाक राजनीति महाभारत और रामायण से ऊपर हो रही है, वो आपकी लोकशाही के लिए खतरा है। यही मेरा कहना है। कॉरपोरेट जगत में अगर आपकी ताकत आपके प्रतिस्पर्धी से 10 गुना ज़्यादा है तो बाजार एक बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में कर ले। अगर 5 गुना है तो जोरदार मुकाबला करें, लेकिन अगर बराबर हैं तो डट कर लड़े। और अगर आप अपने प्रतिस्पर्धी से कमज़ोर हैं तो अगर आप लड़ने जाइए तो जो कुछ आपके पास है वह भी गंवा बैठेंगे। इसलिए सन तzu कहते हैं कि पानी की तरह बनो और हालात के हिसाब से अपना रास्ता बदलता रहो। यानी अगर आप लड़ाई हारने वाले हो तो तुरंत अपना रास्ता बदल दें। आप तभी टिक सकते हैं जब आप हालात में लगातार होने वाले बदलावों के लिए तैयार हो और इन बदलावों को
लेकर आपके मन में कोई दमन न हो। संजू ने 9 तरह की मुश्किल स्थितियों के बारे में बताया है कि पहला, अपने ही बाजार की जानी पहचानी जमीन पर लड़ना। दूसरा, एक परिस्थिति बाजार में लड़ना। तीसरा, एक ऐसे प्रतिस्पर्धी बाजार में लड़ना जहां से आप अपना हिस्सा छीनना चाहते हो। चौथा, बिना किसी आड़ के खुले और तौर पर बाजार में अपने हिस्से के लिए लड़ना। पांचवा, एक ऐसे उलझे हुए बाजार में अपने हिस्से के लिए लड़ना जहां अलग अलग रास्ते आकर मिलते हैं। छठा, एक ऐसे बाजार में टिके रहने के लिए लड़ना जहां मुकाबला आपकी सोच से कहीं ज़्यादा कड़ा हो। सातवां, क्रूर कॉरपोरेट दुनिया का मुश्किल इलाका। और आठवां, उस दुनिया से बाहर निकलने की लड़ाई जिसमें आप फंसे हुए हैं, और वह आखिरी जंग जहां यह अस्तित्व की लड़ाई है, जीवन और मृत्यु के डर के बीच की लड़ाई। इस पूरी बात का सार एक ही है, हालात को समझने के बाद अपनी रणनीति बनाए। हर बाजार और हर स्थिति के लिए एक अलग अलग रणनीति अपनाए और कॉरपोरेट जंग के दौरान हमेशा साझा आधार यानी क्षमता का अध्ययन करते रहे। अगर क्षमता बराबर या ज़्यादा हो तो मुकाबले से बचें। हम सब ने कॉरपोरेट जगत को देखा है, दुकानदारों से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां तक सब एक दूसरे को खत्म करने की होड़ में लगे हैं और खुद ही बर्बाद हो रहे हैं। हमने अपनी आंखों के सामने पाकिस्तान को बर्बाद होते देखा है। सन तzu की किताब आर्ट ऑफ वॉर कहती है कि बाजार पर कब्जा करने के लिए जोरदार मुकाबला करो, लेकिन उस मुकाबले में आखिरी में टिके रहने की ताकत भी होनी चाहिए, वरना यह आग तुम्हें भी जलाकर राख कर देगी। हमने रूस की हालत भी कमज़ोर पड़ते देखी है और आखिरी अध्याय में लेखक सिर्फ एक ही बात पर जोर देते हैं कि जानकारी की ताकत पर ध्यान दो। इस स्रोत से मिली जानकारी का इस्तेमाल करना और उसका विश्लेषण करना सीखें। सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने से भलाई नहीं होगी, बल्कि इस पर अहम विषय में निवेश करें। अगर आप इस बेरहम दुनिया में जिंदा रहना चाहते हैं तो अपने साथियों और कर्मचारियों को मानसिक स्वास्थ्य के ट्रेनिंग के लिए तैयार करें और जिंदा रहने के से लेकर लड़ाई लड़ने तक के लिए नागरिकों को तैयार करें। ईरान और इजराइल सालों से तैयारी कर रहे हैं और वे दशकों से अपने नागरिकों को लड़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं, और आखिरकार सबसे बड़ी जीत वह होती है जो बिना लड़े हासिल हो। अमेरिका के पास यह मौका था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ऐसा कैसे किया जाए। जहाँ दुश्मन मजबूत हो वहाँ से बचो, जहाँ वो कमज़ोर हो वहाँ हमला करो। कॉर्पोरेट जगत में किसी ऊंची जगह पर बैठे और हमला करो। सबसे ज़रूरी बात, दुनिया की सारी जानकारी लड़ाइयों और बाजार की प्रतियोगिताएं धोखे पर आधारित होती हैं। आप क्या समझते हैं? एक लीडर को अपने लोगों के लिए नैतिक होना चाहिए, लेकिन लड़ाई जीतने के लिए हर तरीका भी आजमाना चाहिए। और फिर से कहता हूँ कि जिंदगी युद्ध की एक कला है जिसे सीखना पड़ता है। यह किताब 100 रुपये में उपलब्ध है। हर घर और कॉरपोरेट में यह होनी चाहिए। और मैंने जब मेरे सरनेम भट्ट का अर्थ जानना चाहा तब मुझे पता चला कि भट्ट वो कोई ब्राह्मण नहीं है, वो अटक नहीं है। भट्ट एक संस्कृत शब्द है जिसमें उसका अर्थ होता है एक बुद्धिशाली योद्धा जो युद्ध भूमि में युद्ध का आयोजन करता है। बुद्धिशाली योद्धा युद्ध में युद्ध का आयोजन करता है, वो बुद्धिशाली योद्धा को भट्ट कहते हैं। मैं युद्ध का बुद्धिशाली योद्धा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरी सरनेम भट्ट है। यही आज का पैगाम। मैं देवेंद्र शास्त्री को शत 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 नमन करता हूँ, जिसने आज की परिस्थिति के लिए और आने वाले समय के लिए आपके लिए वो समझाया है कि रणनीति क्या हो सकती है। यही आज का पैगाम।